दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री चैप्टर नंबर 4 ऑड टू ऑटम के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर प्रश्न का उत्तर ध्यान से समझें। तो आज का हमारा ये वीडियो है चैप्टर नंबर 4 ऑड टू ऑटम से। आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने टोटल कितना स्कोर किया, यानी आज की इस वीडियो में टोटल जितने क्वेश्चन है उनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको सही पता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन उसके पहले पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पोएट के बारे में पूछा जाता है, तो पोएट के बारे में सारी जानकारी होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये जो पोएम है जिसका नाम है ऑड टू ऑटम, इसके जो पोएट है, इसके जो कवि है, उनका नाम है जॉन कीट्स। तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी में मूरफील्ड्स लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। जॉन कीट्स अंग्रेजी साहित्य के एक रोमांटिक एज के सबसे महान कवियों में से एक थे। उन्हें नेचर यानी कि प्रकृति और ब्यूटी यानी सौंदर्य का कवि कहा जाता है। उनकी जो शिक्षा हुई थी वह क्लार्क्स स्कूल एनफील्ड में शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। उनके कुछ जो इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट थे, उन्हें क्रिकेट और बॉक्सिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो उनका जो पहला कविता संग्रह था वह 1817 में पोएम्स नाम से प्रकाशित हुआ था। उनकी इंपॉर्टेंट कुछ क्रिएशन है, कुछ रचनाएं हैं, जिसमें इंडिमियन 1818 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इस कविता की प्रशंसा प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी की थी। उनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट कविताएं हैं उनमें आती है ऑड टू ऑटम, जो कि हमारा ये करंट वाला पोएम है, और ऑड टू ए नाइटिंगेल और ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्थ। ये सभी कुछ उनकी इंपॉर्टेंट क्रिएशंस हैं। तो इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑड टू ऑटम, ऑड टू ए नाइटिंगेल एंड ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न है। इनका जो मृत्यु हुआ था, इनकी जो डेथ हुई थी वह 1821 ईस्वी में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी नामक एक बीमारी से हो गई थी। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 26 वर्ष थी। उनकी कविताओं की जो विशेषता थी, उनकी कविताओं में मुख्य रूप से प्रकृति का सुंदर चित्रण किया जाता है और सौंदर्य की उपासना, कल्पना, जीवन की सच्चाई और मानव जीवन के सुख दुख का वर्णन मिलता है। तो ये जो कविता है ऑड टू ऑटम, इसके बारे में इस कविता में जॉन कीट्स ने शरद ऋतु की सुंदरता, फलों की प्रचुरता, प्रकृति की शांति और ऋतु के विशेष सौंदर्य का अत्यंत मनमोहक चित्रण किया है। तो यह कविता प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की भावना को दर्शाती है। तो दोस्तों ये थे पोएट जॉन कीट्स के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, कुछ ज़रूरी जानकारी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑड टू ऑटम इज रिटन बाय डैश। इसका मतलब ये हो कि ऑड टू ऑटम ये जो कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है जॉन डॉन, जॉन कीट्स, कमला दास एंड टी.एस. एलियट। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस कविता के कवि का नाम जॉन कीट्स है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑड टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, कंपोज किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑड टू ऑटम इज अ डैश। इसका मतलब यह है कि ऑड टू ऑटम क्या है, ड्रामा, स्टोरी, पोएट्री या फिर ऐसे, इनमें से क्या है, ये पूछ रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑड टू ऑटम एक पोएट्री है, यानी कि एक कविता है। तो क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे टिक करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये कविता का एक लाइन है जिसमें ये पूछ रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, ये किस कविता से लिया गया है, बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन के लिए ऑड टू ऑटम, स्नेक, फायर हैम एंड एपिटेफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ये जो लाइन है ऑड टू ऑटम कविता से लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन है इसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका आसान हिंदी में अर्थ है, कंस्पायरिंग विथ हिम का मतलब हुआ कि उसके, यानी कि सूर्य के साथ साथ मिलकर योजना बनाना। कंस्पायर का मतलब होता है योजना बनाना। तो यहाँ हिम का अर्थ सूर्य से है। तो हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे पेड़ों और पौधों को फलों से भर देना, उन्हें समृद्ध कर देना है, प्रचुर बना देना है। तो पूरी लाइन का सरल शब्दों में मैं इसका अर्थ बताता हूँ। शरद ऋतु सूर्य के साथ मिलकर यह योजना बनाती है कि पेड़ों और पौधों को फलों से कैसे लाभ दिया जाए, उसको कैसे प्रचुर कर दिया जाए और प्रकृति को भरपूर उपज का आशीर्वाद कैसे दिया जाए। कविता के संदर्भ में इसका एक आसान सा व्याख्या एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि इस पंक्ति में कवि जॉन कीट्स ने ऑटम यानी कि शरद ऋतु और सन यानी कि सूर्य को मानवीय गुण दिए हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों दोस्त मिलकर यह तय कर रहे हों कि धरती पर फलों, फूलों और फसलों की इतनी भरपूर पैदावार हो कि हर पेड़ और खेत समृद्ध दिखाई दे, प्रचुर दिखाई दे। अर्थात शरद ऋतु और सूर्य मिलकर प्रकृति को संपन्न और सुंदर बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि
हिम का मतलब यहाँ पे द सन्स है, कॉन्स्पायरिंग का मतलब मिलकर योजना बनाना होता है, और लोड मतलब फरों से भर देना, और ब्लेस मतलब होता है समृद्धि और भरपूर उपज का आशीर्वाद देना। तो इस लाइन का मतलब ये क्वेश्चन था कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, आंसर मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑट टू ऑटम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि डैश डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एट द एज ऑफ 26। तो पूछ रहा है इसमें कि इनमें से कौन थे जिनकी मृत्यु 26 साल की उम्र में टीबी नामक बीमारी से हो गई थी। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्यूलोसिस, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है जॉन कीट्स, जॉन डॉन, केकी एन दारूवाला एंड टी.एस. एलियट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जॉन कीट्स की मृत्यु हो गई थी 26 साल की उम्र में, सिर्फ 26 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी टीबी नामक एक बीमारी से। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है जॉन कीट्स हैज रिटेन द पोएम डैश। इसका मतलब ये हुआ कि जॉन कीट्स ने कौन सी कविता लिखी है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है एन एपिटैफ, और टू ऑटम, द सोल्जर, फायरहाइम। तो इसका राइट आंसर मुझे लगता है कि आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मैं सभी के कमेंट को रीड करता हूं और मैं उनको रिप्लाई भी करता हूं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑट टू ऑटम कविता किसने लिखी है, जॉन कीट्स ने लिखी है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो डैश। इसका मतलब यह कि ऑटम जो होता है, जो पतझड़ का जो एक मौसम होता है, वो किस चीज़ का सीजन है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है नो विंड, फ्रूटलेसनेस, फ्रूटफुलनेस एंड नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है मेलो, फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है बिल्कुल रसीले, बिल्कुल प्रचुर मात्रा में रस से भरे हुए जो फल होते हैं, इसका सीजन है। कौन सा सीजन, तो ऑटम का सीजन क्या होता है, बिल्कुल रसीले रसदार फलों का सीजन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन। इसका मतलब यह हुआ कि किस सीजन के समाप्त होने के बाद ऑटम का सीजन स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है विंटर, स्प्रिंग, रेनी एंड समर। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा समर। समर सीजन के खत्म होने के बाद ऑटम का सीजन स्टार्ट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन थे जो कि प्रकृति के एक महान प्रेमी थे, ग्रेट लवर थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रकृति प्रेमी थे। इनमें से कौन थे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है जॉन कीट्स, जॉन डॉन, W.H. ऑर्डन एंड वॉल्ट व्हिटबे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जॉन कीट्स जो कि इस पोएम के पोएट हैं, ऑट टू ऑटम के जो कवि हैं, जॉन कीट्स वह प्रकृति के एक महान प्रेमी थे, एक ग्रेट लवर थे, प्रकृति प्रेमी थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर टिक करेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से मौसम में पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं और फल लगते हैं, नए नए रसदार बिल्कुल फल लगते हैं पेड़ों पे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है स्प्रिंग, ऑटम, समर एंड विंटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑटम के मौसम में क्या होता है कि पेड़ों पे नए नए पत्ते आते हैं और फलदार फलों पे फल आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम डैश। इसका मतलब ये हो कि ये जो एक लाइन दिया गया है तो किस कविता से लिया गया, यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन है स्नेक, द सोल्जर, ऑट टू ऑटम एंड एन एपिटैफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑट टू ऑटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना, और स्वेलोज का मतलब होता है एक अबाबिल नाम का पक्षी होता है, और ट्विटर का मतलब होता है चहचहाना। यहाँ पे ट्विटर एक ऐप नहीं बल्कि पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ होती है, और इन द स्काइज का मतलब होता है आकाश में। तो अब मैं इसको आसान शब्दों में आपको इसका मतलब समझाता हूँ। और आकाश में अबाबिल पक्षी झुंड बनाकर मधुर स्वर में चहचहा रही है। कविता के संदर्भ में इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि इस पंक्ति में कवि जॉन कीट्स शरद ऋतु के अंत का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। शरद ऋतु समाप्त होने वाली है, इसलिए अबाबिल यानी कि स्वेलोज पक्षी एक स्थान पर इकट्ठा होकर चहचहा रहे हैं। वे जल्द ही ठंड के मौसम से बचने के लिए दूसरे स्थानों की ओर उड़ान भरने वाले हैं। उनकी मधुर चहचहाहट पूरे वातावरण को जीवंत और मनमोहक बना देती है। कवि यह बताना चाहते हैं कि हर ऋतु का अपना अलग संगीत और अपना अलग सौंदर्य होता है, खूबसूरती होता है। शरद ऋतु का यह दृश्य भी उतना ही आकर्षक और आनंददायक है। तो मुझे लगता है कि इस लाइन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि किस पोएम से लिया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑट टू ऑटम से लिया गया है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एंड्रीमियन, लेमिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये सभी कुछ क्रिएशन से, कुछ पोएम से कलेक्शन है, और पूछ रहा है कि किनके द्वारा ये लिखा गया, किनकी क्रिएशन बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। एंड्रीमियन, लेमिया एंड हाइपेरियन। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है जॉन कीट्स, T.S. एलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड S.T. कॉलरिज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। जॉन कीट्स जो कि इस कविता जिसका नाम है ऑट टू ऑटम, इसके जो कवि हैं उन्हीं की रचना है एंड्रीमियन, लेमिया एंड हाइपेरियन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर टिक करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर
वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग इज अ लाइन फ्रॉम डैश। तो यहाँ पे फिर से आ गया कि ये कविता का एक लाइन है कि किस कविता से लिया गया है, पूछ रहा है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, इसका मतलब यह कि स्प्रिंग सीजन के जो सॉन्ग्स है, जो गीत हैं, शरद ऋतु के जो सॉन्ग्स जो गीत हैं वह कहाँ है। इस लाइन में पूछ रहा है कि ये कहाँ से लिया गया है, कि किस कविता से लिया गया है इस लाइन को। तो यहाँ पे ऑप्शन है फायरहाइम, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट एंड एपिटैफ एंड ऑड टू ऑटम। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑड टू ऑटम कविता से लिया गया है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑड टू ऑटम इज अ डैश। तो इसका मतलब यह कि ऑड टू ऑटम क्या है। ऑप्शन है एन एपिक, एन एलेगी, एन ऑड, ए बैलेड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि कविता का कौन सा प्रकार है। ऑड टू ऑटम कविता का कौन सा एक प्रकार है, एपिक है, एलेगी है, ऑड है या फिर बैलेड है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये एक ऑड है। ऑड एक कविता का प्रकार होता है और ऑटम का मतलब होता है शरद ऋतु। तो यहाँ पे ये जो कविता है शरद ऋतु के बारे में है, तो यहाँ पे एक ऑड है। ऑड का मतलब होता है प्रशंसा गीत। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑड टू ऑटम क्या है, तो एक ऑड है। इस चैप्टर के नाम में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, ऑड। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एन ऑड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि दो वाचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स इज फ्रॉम। तो यहाँ पे भी एक लाइन दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन सी कविता से ये लाइन दिया गया है। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि शरद ऋतु इतनी शांत और धैर्यवान है कि वह सेबों से निकलने वाले रस की आखिरी बूंदों को भी घंटों तक ध्यान से देखती रहती हैं। इससे कवि शरद ऋतु की शांति, धैर्य और प्रकृति की परिपूर्णता का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इस लाइन का मतलब यही हुआ। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये लाइन कौन सी कविता से लिया गया है। ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड एपिटैफ, ऑड टू ऑटम एंड स्नेक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑड टू ऑटम कविता से लिया गया है। तो वाचेस द लास्ट ओजिंग्स आवर्स बाय आवर्स, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑड टू ऑटम। इस पे टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ऑड टू ऑटम। इस क्वेश्चन का मतलब बता दूं कि ऑड टू ऑटम कविता में जो एक ग्रेनरी फ्लोर होता है, यानी कि जो अनाज का जो भंडार का जो एक जमीन होता है, वहाँ पे कौन केयरलेसली यानी असावधानी से बैठे हुए रहते हैं। ग्रेनरी फ्लोर का मतलब होता है कि जो अन्न का भंडार होता है उसकी ज़मीन पर कौन बैठा हुआ है केयरलेसली, यानी कि बिल्कुल लापरवाही से कौन बैठा हुआ है ऑड टू ऑटम कविता में। इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है ओल्ड मैन, चिल्ड्रेन, यंग मैन एंड वुमेन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वुमेन। यानी कि जो औरतें हैं वो अनाज के गोदाम में जो अन्न भंडार है वहाँ पे उसकी जो सतह जो फ्लोर है वहाँ पे बिल्कुल लापरवाही से बैठी हुई होती है इस कविता में, जिसका नाम है ऑड टू ऑटम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर टिक करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऑटम इज अ सीजन ऑफ डैश। इसका मतलब है कि ऑटम जो एक सीजन होता है वो किस चीज़ का सीजन होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है फ्रूटफुलनेस, नो फायर, नो रेन एंड नो लीव्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है रसदार जो फल होते हैं, रसीले जो फल होते हैं उसका मौसम है। ऑटम क्या होता है, एक फ्रूटफुलनेस यानी कि रसदार रसीले फलों का एक मौसम होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इस पर टिक करेंगे और चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि डैश ट्विटर इन द स्काई। इसका मतलब ये हुआ कि आकाश में कौन चहचहा रहे हैं, कौन सी पक्षी चहचहा रही है, बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन है इसके लिए ईगल्स, फ्लावर्स, स्वेलोज एंड काइट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वेलोज यानी कि अबाबिल पक्षी का जिक्र इस कविता में किया गया है, जो कि आकाश में गैदरिंग यानी कि इकट्ठा होकर के चहचहाते रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वेलोज। इस पर टिक करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऑटम इज कॉन्स्पायरिंग विद डैश टू ब्लेस द वाइन। तो यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो ऑटम का जो सीजन है वह किसके साथ मिलकर साजिश रच रहा है। जो वाइन होता है, वाइन का मतलब होता है लताएं, जिसको लतर हम लोग बोलते हैं, बेल। तो उनको ब्लेस करने का, उनको प्रचुरता देने के लिए कौन जो है से ऑटम के साथ मिलकर के साजिश रच रहा है। कॉन्स्पायरिंग का मतलब होता है साजिश रचना। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है मून, सन, स्टार्स एंड रेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन। ऑटम का जो सीजन होता है वह सूरज के साथ मिलकर के साजिश रच रहा होता है कि वो किस तरह से जो लताएं होती है, जैसे कि अंगूर के बेल या अंगूर की जो लताएं होती है उस पर फल देने के लिए, भरपूर मात्रा में प्रचुरता देने के लिए वो सूरज के साथ मिलकर साजिश रच रही होती है। यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, सन। इस पर टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जॉन किट्स वाज बोर्न इन डैश। इसका मतलब यह कि जॉन किट्स कब पैदा हुए थे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है 1795, 1765, 1785 एंड 1805। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 1795 ईस्वी में जॉन किट्स पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1795। अगला क्वेश्चन है जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, जॉन किट्स डाइड इन डैश। इसका मतलब यह कि जॉन किट्स की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शंस में आपको फटाफट से बता देता हूँ, 1820,
1821, 1822, 1815, 1825। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 1821 ईस्वी में जॉन किट्स की मृत्यु हो गई थी। आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि जॉन किट्स कब पैदा हुए थे? 1795 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। सिर्फ 26 साल की उम्र में इनकी टीबी नामक एक बीमारी से उनकी मौत हो गई थी। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछ देता है कि कितने साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी, तो वहाँ पर राइट आंसर 26 हो जाए, यानी कि 26 साल में सिर्फ उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका जीवन सिर्फ 26 साल का ही था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में था कि जॉन किट्स कब मरे थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1821। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्काईलाइट इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होता है कि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका डायरेक्टली नोटिफिकेशन आप तक चला जाता है और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होता है। इस चैनल पर हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो ऐसे ही बिहार बोर्ड 2027 के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।